सास का घूंघट पार्ट 5। अब तक आपने देखा कि पंचायत के फैसले के आगे घर की सारी औरतें खंडर में रह रही है। अब दिव्या के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि घर की औरतों को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। दिव्या ये सब सोच ही रही थी कि उसकी नज़र मिट्टी के बर्तनों पर गई। अरे, ये इतने सुंदर मिट्टी के बर्तन किसने बनाए हैं? ये बर्तन तो माँ जी और चाची जी ने बनाए हैं। अरे वाह, इतने सुंदर बर्तन तो मैंने आज तक नहीं देखे। माँ जी, चाची जी, आपने ये कहाँ से सीखा? अरे बहू, ये तो हम बचपन से बनाते आ रहे हैं। स्टील, पीतल और कांच के बर्तन तो अब चले हैं। अरे पहले मिट्टी के बर्तन में ही तो खाना खाते थे। ठीक है, तो अब हम दोबारा लोगों को मिट्टी के बर्तन में खाना खाना सिखाएंगे। वीणा दीदी और भाभी, आप बताओ, आप दोनों को क्या क्या आता है? मुझे तो खाना अच्छा बनाना आता है। बस खाना बनाने के अलावा मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। और वीणा दीदी, आप बताइए, आपको क्या आता है? पता नहीं, मैंने बचपन से यही सुना है कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को वो नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। दिव्या, वीणा दीदी को सिलाई, कढ़ाई और बुनाई बहुत अच्छे से आती है। आती तो है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं। बहुत अच्छी भी आ जाएगी। अब दिव्या और बाकी की सभी औरतें गांव के सबके घर जाती है और गांव की सभी औरतों से मिलकर कहती है, भाभी जी, अगर आपको आपके माँ के या आपके घर वालों के लिए कपड़े सिलवाने हो तो आप मुझसे सिलवाना। बहन जी, मिट्टी का बर्तन या चूल्हा बनवाना हो तो मुझसे ही बनवाएं। मैं और भाभी आपके घर के सारे बर्तन बना देंगे। अगर आप कभी किसी काम में व्यस्त हो और खाना न बना पाओ तो मुझे बता देना, मैं आके घर के लिए खाना बना दूंगी। वो क्या है ना, आप तो सारा दिन खेतों में काम करती हो और कभी कभी खाना भी नहीं बना पाती हो, इसलिए। इस तरह घर की औरतें जी जान से अपने अपने काम में लग जाती है। धीरे धीरे उनका काम बढ़ जाता है और वो अपने खंडेर को ठीक करने में लग जाती है। वहीं दूसरी ओर घर के सारे आदमी घर का काम संभाल नहीं पा रहे थे। अरे जमाई जी, अच्छी सी चाय पिला दो, जमाना हो गया अच्छी चाय पिए। आप भी ना घर के दामाद से क्या क्या काम करवाते हैं, पिलाता हूँ चाय। अरे तुम दामाद नहीं बेटे हो, इसलिए घर के सुख दुख काम काज में तुम्हारा सहयोग तो होना चाहिए ना। इतने में दामाद चाय बना के लेके आते। जैसे ही बेटा चाय पीता है उसके मुंह से चाय निकल जाती है। छी छी छी, ये क्या बना है, इतनी कड़वी चाय, इससे अच्छा तो करेले का जूस होता है। देखो भाई जी, मैं तो ऐसी ही चाय बनाता हूँ, पीनी है तो पियो, नहीं तो अपने आप बना लो। मैं खाना बनाने जा रहा हूँ पर अकेला नहीं बना सकता, आप में से कोई मेरी मदद करो ना। मगन, तुम मेरी चाय की बुराई कर रहे थे ना, चलो अब खाना बनाओ। गगन और मगन दोनों खाना बनाने में लग जाते हैं। मगन भिंडी काट के कढ़ाई में डालता है और उसमें पानी डाल देता है। आपने भिंडी में पानी क्यों डाला? भिंडी में पानी नहीं डलता। पता नहीं, लेकिन माँ ने कभी भिंडी में पानी नहीं डाला था। लेकिन बिना पानी के भिंडी बनेगी कैसे, मतलब कि गलेगी कैसे? बिना पानी के बनाएंगे तो चिपक नहीं जाएगी कढ़ाई में। पता नहीं, चलो देखते हैं कैसी बनती है भिंडी। भैया, कितने दिन हो गए ना अच्छा खाना खाए हुए। खाना तो तेरी भाभी बनाती है, इतना मज़ेदार खाना कोई और बना ही नहीं सकता। गगन और मगन दोनों खाना बना के लेके आते हैं। सभी आदमी खाना खाने लगते हैं। खाना तो बहुत ही बुरा बना था, पर किसी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खाना खा लिया। तभी ससुर ने कहा, घर की हालत कितनी खराब हो रही है, जगह जगह जाले लगे हैं, 2 दिन से किसी ने झाड़ू भी नहीं लगाई। और हाँ, घर के गंदे कपड़ों का भी ढेर लगा है। मेरे पास है तो ये आखिरी कुर्ता बचा है पहनने को। अरे तुम लोग किसी नौकर को रख लो ना। मैंने 1-2 लोगों से बात की थी नौकर के लिए, लेकिन कोई घर के काम करने को तैयार ही नहीं है। यहाँ के सभी लोग खेतों में ही मजदूरी करना चाहते हैं।
घर के सभी आदमी घर के काम में लगे रहते हैं, तो वो अपने खेतों पर भी ध्यान नहीं दे पाते। उन्हें हर महीने आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ता है। धीरे धीरे उनके घर की हालत खराब होने लगती है। एक दिन दामाद सबसे कहता है, घर को तो औरत ही संभाल सकती है, हमारे बस का नहीं है घर संभालना। हमें किसी तरह से उन सबको इस घर में वापस लाना ही होगा। अरे दामाद जी, पंचायत का फैसला था कि वो हमसे माफ़ी मांगे, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और अब हम उन्हें बुलाने गए तो उल्टा हमें ही अपनी अपनी पत्नियों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हम कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि वो मजबूर हो जाए हमारे पास वापस आने के लिए। बाबू, उन सभी लोगों ने अपने अपने काम शुरू कर दिए, क्यों ना हम उनके काम में नुकसान कर दे, जिससे वो मजबूर हो जाएंगे हमारे पास आने के लिए। भैया, ये कैसी बात कर रहे हो? इससे वो मजबूर नहीं बल्कि और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। मैं तो बोल रहा हूँ शराफत से जाकर माफ़ी मांग लेते हैं। मुझे यकीन है कोई माफ़ करे ना करे, माँ तो ज़रूर हमें माफ़ कर देगी। ए गगन, अगर हमने माफ़ी मांगी तो ये सारी औरतें हमारे सर पर चढ़कर नाचेगी। हमें इनके आगे छोटा नहीं होना है। मगन, दामाद जी, तुम दोनों आज से ही काम शुरू कर दो। बस फिर क्या था, घर के सारे आदमी लग गए काम पर। मगन और जीजा दोनों खंडर पहुंच गए रात को। उन्होंने सारे मिट्टी के बर्तन तोड़ दिए। उसके बाद जो कपड़े वीणा ने तैयार करके रखे थे वो सारे कपड़े उन्होंने फाड़ दिए। सुबह जब घर की औरतों ने ये सब देखा तो परेशान हो गई। अरे, ये सारे बर्तन किसने तोड़ दिए? माँ, किसी ने मेरे सिले हुए कपड़े भी फाड़ दिए। ये हरकत कौन कर सकता है? और कौन करेगा भाभी, ये सब उन आदमियों की हरकत है। सब किसी तरह हमें झुका नहीं पाए ना, तो हमारा काम बिगाड़ के हमें परेशान कर रहे हैं। सभी औरतें दुगुने तेजी से काम में लग जाती है। उन्होंने दिन रात मेहनत की और उस खंडर को महल की तरह बना दिया। उनके काम की तारीफ सुनकर दूर दूर के गांव के लोग आने लगे और उनसे अपना काम करवाने लगे। एक दिन सभी औरतें बैठकर खाना खा रही थी, तभी सास ने दिव्या से कहा, दिव्या, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम अपनी मेहनत से इतना बड़ा अच्छा घर बना लेंगे। दिव्या बहू, आज हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि हम तो सिर्फ सांस ले रहे थे, जीना तो हमें तुमने सिखाया है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे पति के अलावा भी मेरी कोई पहचान है। गांव के सभी मुझे सिर्फ मगन की पत्नी के रूप में जानते थे, लेकिन अब सारा गांव मुझे जानता है। दिव्या, मैं कुछ ही दिनों में इस गांव में एक अच्छा सा होटल खोलूंगी और मैं एक बुटीक खोलूंगी। मैं यहाँ गांव की लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलना चाहती हूँ, यही मेरा सपना है। सभी औरतें खाना खाकर सो जाती है। रात बहुत ज़्यादा हो गई है, मगर दिव्या को नींद नहीं आ रही है। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। पहले तो दिव्या थोड़ी डर गई, लेकिन उसने हिम्मत करके उठकर देखा तो सामने गगन खड़ा था। गगन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम मेरा कोई नुकसान तो नहीं करने आए? मेरे पास तो किताबों के अलावा कुछ नहीं है, फाड़ना चाहो तो फाड़ सकते हो। दिव्या, मैं तुम्हारा कोई नुकसान करने नहीं आया हूँ, बस तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। क्या? रात के अंधेरे में चोरों की तरह तुम मुझसे माफ़ी मांगने आए हो? प्लीज़ दिव्या, माँ और चाची को समझाओ कि वो बाबू और चाचा जी से माफ़ी मांग ले और सबको लेकर घर चली आओ। गगन, तुम भी तो अपने बापू और चाचा को अपने साथ लेकर आ सकते थे ना, और माँ और चाची से माफ़ी मंगवा सकते थे ना। प्लीज़ दिव्या, मुझे माफ़ कर दो और घर चलो। कैसे माफ़ कर दो गगन तुम्हें? मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। अगर माँ और चाची मुझे हिम्मत करके हॉस्पिटल न ले जाती तो आज मैं और मेरा बेटा जिंदा ना होते। न तुम मुझे अस्पताल में देखने आए और नहीं वहाँ से आने के बाद मेरा हालचाल पूछा। मुझे तो छोड़ो, तुमने अपने बच्चे तक का चेहरा नहीं देखा और तुम मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? कभी नहीं गगन। देखो दिव्या, हमें बहुत नुकसान हो रहा है। घर के कामों के कारण हम बाहर के कामों पर ध्यान नहीं दे पा रहे। घर और जिंदगी दोनों अस्त व्यस्त है।
वो इसलिए क्योंकि तुम सब आदमी संगठित नहीं है, अपना दिमाग और ऊर्जा हमें परेशान करने में लगा रहे हो। लेकिन हम औरतें संगठित हैं, हम अपना दिमाग और ऊर्जा अपनी प्रगति में लगा रहे हैं। इसलिए हमने खंडर को भी महल की तरह कर दिया है। और तुम्हारी हवेली खंडर की तरह लगती है। गगन दिव्या से बार बार माफी मांगता है। क्या गगन को अपनी गलती का सचमुच में पछतावा है, या फिर ये घर के आदमियों की कोई नई चाल है? ये जानने के लिए आपको हमारे आने वाले एपिसोड का इंतजार करना होगा। और हाँ, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, क्या दिव्या को गगन को माफ़ कर देना चाहिए? क्या उसे सब कुछ भुलाकर गगन के साथ अपना घर बसाना चाहिए, या गगन को भूल जाना चाहिए?